कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। मोदी जी ने तो पहले ही कहा है, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, मोदी जी कहते हैं। और इनका जो है बार बार लॉन्चिंग ही चल रही है राजकुमार। पर उत्तराखंड में 4 महीने में 3-3 सीएम जो बदले गए, लेकिन उसमें एक झटका आपको लगा, अब अपना चुनाव हार गए। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ वो? 370 तो बहुत होता है। इस बार देखिए सब जगह सीटें बढ़ने वाली हैं। कहाँ कहाँ बढ़ेंगी आपके हिसाब से? और ये मुस्लिम लीग का एजेंडा देश के अंदर लागू कराना है। 14,000 से भी ज्यादा अनेक राजनीतिक दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। 14,000? 14,000। क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? और एक बार फिर से आप बिपिन रावत के नाम का इस्तेमाल। धामी जी, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? या देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? उत्तराखंड का बेस्ट सीएम कौन रहा है? ओके, यूपी का बेस्ट सीएम कौन रहा है? कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री जो आपको पसंद आया हो आज तक? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत बार मैं उनके बारे में अपनी धारणा बनाना चाहता था कि अब ये थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिनके नाम पर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। और यह भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने पहली बार ऐसा कारनामा किया कि अपनी सरकार की सत्ता में वापसी कराई। बहुत स्वागत आपका धामी जी। कैसे हैं, क्या चल रहा है? चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है लोकसभा चुनाव के लिए? चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है और पूरे राज्य में बड़ा उत्साह का वातावरण है। हर एक व्यक्ति यहाँ इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से 19 अप्रैल का दिन, जिस दिन हमारे यहाँ मतदान होना है, वो दिन जल्दी जल्दी आए और सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट दें। पहले फेज़ में आपके यहाँ चुनाव है, 5 सीटों पर हो जाएगा, तो आपको तो कम समय मिला थोड़ा, वैसे तो 2 महीने का चुनाव है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने तैयारी पहले से ही हम कर रहे थे। पिछले 4-5 महीनों से पूरे प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम, लाभार्थियों के सम्मेलन हो रहे थे, मातृशक्ति के उत्सव हो रहे थे। हर जिले में हमने ये कार्यक्रम किए हैं। पार्टी के स्तर पर अलग पार्टी के कार्यक्रम चल रहे थे। हमारे बूथों तक का काम, पन्ना प्रमुखों तक का काम पूरी तरह से तैयार है। हाँ, नहीं हो सकता है आपको कम तैयारी इसलिए भी करने की लगी हो कि क्योंकि लगातार आप 5 की 5 सीटें जीतते आ रहे हैं। 2 बार शायद आप 5 जीते हैं? 2 बार लगातार। तो इस बार हो पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि 5 की 5 जीत लेंगे इस बार? ऐसा है कि उत्तराखंड की जनता मोदी जी से बहुत प्रेम करती है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में अनेक योजनाएं यहाँ शुरू हुई और मैं कहूँ कि भूतो न भविष्यति। मतलब देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए काम किया है, उत्तराखंड आए, अनेकों बार आए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम, बद्रीनाथ मास्टर प्लान, 4 धाम ऑल वेदर रोडें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड, भारतमाला सड़क योजना, जो सीमांत क्षेत्र हमारे जो है गुंजी तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, कैलाश मानसरोवर के नज़दीक तक सड़क बन रही है। और चाहे भारत का जिसको अंतिम गांव पहले कहते थे, माड़ा गांव, प्रधानमंत्री जी ने उन गांवों को पहले गांव की संज्ञा दे दी और वहाँ का उनका आना हो, प्रवास हो, वहाँ योजनाएं, शिलान्यास, लोगों से मिलना हो, या अभी पिछले वर्ष अक्टूबर माह में जौलीकॉन्ग आदि कैलाश तक की यात्रा। चाय लीजिए ना। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने हाइट पर गए हैं और एक ही दिन में, आपको विश्वास नहीं होगा, प्रातःकाल 4 बजे वो दिल्ली से चलते हैं और रात्रि को वापस, मतलब 14 घंटे लगातार काम करने के बाद फिर वापस दिल्ली पहुंचते हैं। पूरे दिन भर, मतलब एक दिन में जौलीकॉन्ग जाकर आदि कैलाश, पार्वती कुंड, उसके बाद गुंजी के बाद लोगों से मिलना, जनसंपर्क, सारे लोगों की बात सुनना, फिर जागेश्वर धाम वहाँ पर जाना, पूरे रास्ते भर लोगों का अभिवादन करना और फिर पिथौरागढ़ में जनसभा करना। आप काफी प्रभावित लगते हैं प्रधानमंत्री से? देखिए, प्रधानमंत्री जी निजी तौर पर भी, और मैं कहूँ कि जो भी है वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने वो जिस प्रकार से काम करते हैं वो हम लोगों के लिए, हर एक देशवासी के लिए एक प्रेरणा है।
हाँ। और उनका एक एक क्षण और एक एक पल देश को समर्पित है। और एक समय में जब वो कोई काम करते हैं तो पूरा उनका ध्यान केवल और केवल उस काम पर होता है। अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपसे ही बात करेंगे, उस समय में अन्य चीज नहीं होगी। तो सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है उनकी? उनकी देखिए हर चीज अच्छी है। एक तो क्या है कि पूरा उनके अंदर डीप डेडिकेशन है भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति के लिए। और उनका जीवन मैं समझता हूँ कि भारतवासियों को, देश को, भारत माता को समर्पित है। उनका एक एक पल और एक एक क्षण हर समय का उपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि जब वो मिलते हैं किसी को तो पहली मुलाकात में अपना बना लेते हैं। कोई आपको किस्सा याद है उन प्रधानमंत्री से मुलाकात का या कोई और? सच बताऊं तो मैं जब पहली बार मैं मुख्य सेवक के रूप में जब मेरे को ये दायित्व मिला और मैं मुख्य सेवक? हाँ, जैसे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। सेवक ही हैं हम लोग। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी सेवक हैं। तो मैं उनसे भेंट करने के लिए गया था, आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्या होगा पता नहीं, योजनाओं के बारे में जानकारी पूछेंगे। और मैं उस समय तक चूँकि नया था बहुत, मुझे शपथ के बाद कुल 5 दिन का समय मिला। तो मैं अपने थोड़ी सी तैयारी, जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं उस तरह से मैंने थोड़ी तैयारी करी थी कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। जब मैं उनके पास पहुंचा और उन्होंने बहुत सहजता से अपने साथ, जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे ही, एक चेयर पर वो बैठे थे, एक पर मैं बैठा उनके सामने। और बात करते करते इतनी उन्होंने मुझे सहज कर दिया कि मैं थोड़ी देर बाद भूल गया कि मैं देश के, दुनिया के इतने बड़े नेता के सामने बैठा हूँ। तो उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं लगा समय कब बीत गया। और तो कितनी देर चली मुलाकात वो? हाँ, लगभग मुझे लगता है कि 1.25 घंटे से साथ पहली बार में। और बहुत अच्छा लगा। और बहुत ऐसा भाव कि जैसे कि परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं, गार्जियन होते हैं, उस प्रकार से। और हमेशा, एक बार नहीं, जब भी गए, वो कितने भी व्यस्तता में क्यों ना हो, कितने भी कोई देश के अंदर ऐसी बात न हो, कोई भी बात हो रही हो, कोई घटनाक्रम हो रहा हो, लेकिन अगर आप जाते हैं तो केवल आपसे ही बात करते हैं। ये बहुत सीखने वाली बात है कि उनको लगता है कि अन्य चीज़ें तो जो हैं अपनी जगह चलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति सामने आया है। अब आपने अभी लोकसभा चुनाव में यहाँ का जिक्र किया, आपने कहा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहाँ पर अनमैच्ड है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और आपने कहा प्रधानमंत्री के नाम पर आपको यकीन है एक बार फिर से 5 की 5 लोकसभा सीटें आप जीतेंगे। लेकिन ये भी तो सच है कि आपकी भी ये परीक्षा होगी इस बार। आपने जो सरकार चलाई, आपने जो काम किया, उस पर भी वोट पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, और निश्चित रूप से डबल इंजन में यही होता है कि राज्य और केंद्र दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य के अंदर पिछले 2 सालों में हमने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमने जनता से किए हुए वायदे पूरे किए हैं। हमने यूसीसी, जो हमारा संकल्प था चुनाव से पहले, हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। देश का पहला राज्य बना। देश का पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हो गया। राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रकार से हमने। तो सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी क्यों? उत्तराखंड की, ये देखिए, वैसे तो ये हमारी पार्टी का देश आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक संकल्प रहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। और उत्तराखंड में हमने जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में जनता के सामने ये बात रखी थी कि हमारी नई सरकार गठन होते ही पहला काम हम ये करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे। और हमने पहला काम यही किया। और हमने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, स्टेक होल्डरों से बात करी, विभिन्न संगठनों के लोगों से, और हजारों लोगों के उसमें मंतव्य लिए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने विचार भी उसमें दिए। वो ड्राफ्ट हमको मिला, उसका परीक्षण किया गया। तो यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड में लागू होगा, ये फैसला क्या आपका था या फिर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था? हमारी पार्टी का संकल्प था। और
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से ही हम विधानसभा के चुनाव में गए थे, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा। एक परिपाटी थी यहाँ, कि सरकार हर बार सरकार बदल जाती है। पहली बार ये हुआ कि ये नया इतिहास बना और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, और दोबारा भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ पर काम करने का। ठीक है, तो इस बार 370 सीटें बीजेपी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जीतेंगे और 400 एनडीए, क्या ये इतिहास बनेगा? बिल्कुल इतिहास बनेगा। इस बार देखिए, जनता स्वयं जो है सामने है। इस बार कोई चुनाव में पार्टियां पीछे हैं, जनता आगे हो गई है। कोई टक्कर नहीं देख रहे आप? मोदी जी को बनाने के लिए लोग स्वतः ही आगे आ रहे हैं। मैं तो पूरे राज्य के अंदर गया हूँ और बहुत सीमांत क्षेत्रों में गया हूँ। हम लोगों को देखते ही लोग सोचते हैं कि मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में ये लोग आए हैं, तो एक बड़ा लोगों में उत्साह का वातावरण रहता है। कोई टक्कर नहीं देखते आप बिल्कुल सामने, यहाँ कांग्रेस से और देश में इंडिया गठबंधन से? कांग्रेस की जो सीटें अभी हैं उसकी 1/3 भी नहीं रहेंगी उनकी। बहुत। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल 1/3? यस। मतलब आप देश में बात कर रहे हैं? देश की बात कर रहा हूँ। इतनी कम हो जाएंगी? देखिए, कोई हमारे यहाँ उत्तराखंड में हमने देखा कि कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। टिकट ही उनके 2 जगह पर रुके रहे लास्ट तक। आपस में पहले वहाँ टिकट लेने के लिए बातचीत होती थी, इस बार बातचीत इसलिए हो रही थी कि टिकट नहीं लेना है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, 52 से 15-20 पर आ जाएगी कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से बहुत नीचे आएगी, क्योंकि देश की जनता का जो गठबंधन है वो मोदी जी के साथ है। देश की जनता मोदी जी को प्रेम करती है। जिस प्रकार से देश आज दुनिया का एक ऐसा भारत बन रहा है कि जहां भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा हर क्षेत्र में बड़ी है। आप कह रहे हैं कि 370-400 का नारा पूरा करेंगे, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको भरोसा है? बिल्कुल जी। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार के चुनाव में मोदी जी ने देश की जनता से कहा था 300, और हमारी पार्टी ने भी उसको आगे बढ़ाया, 300 की बात करी और 300 पार हुए। जितना मोदी जी कहते हैं, जितना मांगते हैं हम लोग, उतना देश की जनता देती है। 370 तो बहुत होता है। इस बार देखिए, सब जगह सीटें बढ़ने वाली हैं। कहाँ कहाँ बढ़ेंगी आपके हिसाब से? पूरे साउथ में बढ़ने वाली हैं, मध्य में बढ़ने वाली हैं, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने वाली हैं, और यूपी में बढ़ेंगी आपको लगता है? यूपी में निश्चित रूप से। और यूपी इसलिए पूछता हूँ क्योंकि यूपी तो आपका एकदम पड़ोसी राज्य है। एक तरफा है, और यूपी का सर्वाधिक अच्छा रिकॉर्ड होगा इस बार। सबसे अच्छा होगा। वहाँ मिलकर भी ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कुछ नहीं कर पाएंगे? 2 लड़के कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना, 2 लड़के पहले से मिले हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और उनका जो वोट है वो हमेशा जहाँ जाना होता है वहीं जाता है, इसलिए इनके आपस में मिलने से कोई बहुत ज़्यादा वोट बढ़ने वाला भी नहीं है। ओके। यहाँ बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यूपी में भी अलग लड़ रही है। आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपने जानबूझकर बीएसपी से हर सीट पर उम्मीदवार उतरवाया है ताकि आपको फायदा हो, वोट कटे विपक्ष का। नहीं, बीएसपी हर बार लड़ती है, विधानसभा में भी लड़ी थी और लोकसभा में भी लड़ रही है, पिछले बार भी लड़ी थी। और यूपी में भी? यूपी में तो बहुजन समाज पार्टी तो उत्तर प्रदेश से ही है, इसीलिए कह रहा हूँ। और उनका एक अपना है, अलग लड़ रहे हैं वहाँ भी वो। काशीराम जी के समय से जो है उनकी पार्टी लगातार लड़ती रही है, और बीच में गठबंधन भी होते रहे हैं। पर विपक्षी दल कह रहे हैं कि बहन जी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है सरकार के सामने, बीजेपी के सामने, और सिर्फ अपने उम्मीदवार उतारती हैं विपक्ष का वोट काटने के लिए। नहीं, मैं देखिए, सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं। इस तरह से तो हर पार्टी का अपना एक विचार होता है, उसके विचार को लेके चलते हैं, और वो भी काशीराम जी के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया धामी जी, जिसमें कहा कि हम हर परिवार को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, महिला को, बुजुर्ग महिला को, और न्याय का नाम दिया है, उसको बहुत प्रचारित कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर, क्या प्रतिक्रिया है? लोग इसे मानेंगे? सब लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ये चुनाव के लिए उन्होंने घोषणा पत्र लागू किया है, क्योंकि उनको पता है कि हमें सरकार में आना नहीं है। इसलिए ये घोषणा पत्र केवल और केवल चुनावी घोषणा पत्र है। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस ने देश को 60 सालों तक लगातार बरगलाने का काम किया है, लगातार झूठ और फरेब दिया है, भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को, अपनी पार्टी को पहले, अपने निजी हितों को पहले, देश को पीछे करने का काम किया है। तो इसलिए देश की जनता का कोई भरोसा नहीं है इस घोषणा पत्र में। वो तो कह रहे हैं कि हाँ,
जो मुस्लिम लीग का जो पर्सनल लॉ है उसको भी इन्होंने कहा है कि हम उसको भी लागू करेंगे देश के अंदर। एक तरफ आज देश के अंदर समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, देश के सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है, और ये मुस्लिम लीग का एजेंडा देश के अंदर लागू कराना चाहते हैं। तो देश की जनता भली भांति जानती है कि इन्होंने जो तुष्टीकरण किया है हमेशा वोटों के लिए तुष्टीकरण, वो तुष्टीकरण अब भी इनका जारी है। इसलिए देश की जनता इनको बिल्कुल भी आने नहीं देगी, कहीं नहीं आने देगी। अपने घोषणा पत्र में ये भी कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम ईवीएम से वोटिंग कराएंगे, लेकिन वीवीपैट में जो पर्ची अंदर से निकलती है, दिखती है वोटर को और नीचे गिर जाती है, वो वोटर अपने हाथ में लेकर उसे चेक कर पाएगा और उसके बाद उसे वो बक्से में डालेगा और फिर ईवीएम के वोटों का और वीवीपैट का मिलान होगा, 100% होगा। हम इसे हाइब्रिड मॉडल में चुनाव कराएंगे। देखिए मानक जी, ये केवल और केवल ना क्या है, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो स्थिति है इनकी, सबको पता है। कहीं सरकार में, कहीं दूर दूर तक उनका दूर तक कोई किरण नहीं है। पर ये ईवीएम पर आपका स्टैंड क्या है? ये जो बार बार सवाल उठते हैं, बहुत सवाल उठते हैं। जहाँ सरकार आ जाती है वहाँ भी ईवीएम है क्या? है इनकी अभी तेलंगाना में सरकार आ गई तो वहाँ भी प्रश्न चिन्ह उठा दीजिए। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ कहते नहीं है, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम ये रोना। देश की जनता भली भांति जान चुकी है कि ये केवल अपना फेस सेविंग कर रहे हैं सब कहकर। ओके, एक और वादा वो करते हैं कि दल बदलुओं की हम सदस्यता खत्म करा देंगे। कोई भी अगर पार्टी बदलेगा तो उसको हम डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, ऐसा कानून लाएंगे हम। आपकी क्या राय है इस पर? देश के अंदर जितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम, जितनी सरकारों को हटाने का काम, लोकतंत्र का गला घोटने का काम, इमरजेंसी लगाने का काम देश के अंदर किस पार्टी ने किया है? उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और आज ये तमाम नई नई चीज़ें, नई नई बातें नहीं, वो कह रहे हैं देखिए हर जगह बीजेपी किसी को तोड़ के ले जाती है, कहीं कोई सरकार तोड़ देती है। महाराष्ट्र में देखिए क्या किया, आपके उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। देखिए ये देश के इतिहास में आप देखेंगे तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। हाँ, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समय में राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया गया था और हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम इनकी सरकारों में ही हुआ है। अब चूंकि आज पूरा देश मोदी जी के साथ चल रहा है, हाँ, किसी को कोई जबरदस्ती तो लाया नहीं जा रहा है, सब लोग आना चाहते हैं। और हम तो उत्तराखंड में मैं आपको बताऊं हाँ, कि 14,000 से भी ज़्यादा अनेक राजनीतिक दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। 14,000। और मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करना पड़ा कि अब आप इसको थोड़ा सा मतलब एक क्राइटेरिया बना दीजिए, अब हाउसफुल का बोर्ड लगा दीजिए। हाँ, मैंने कहा कि एक क्राइटेरिया बना दीजिए कि अब इसको रोक दीजिए और अब जो भी शामिल करें आप तो थोड़ा एक बार क्यों आना चाह रहे हैं लोग बीजेपी में हर तरफ से? देखिए इस समय लोग मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ाया है, पहले वोट बैंक की राजनीति केवल होती थी, अब विकास की राजनीति हो रही है, देश के हर वर्ग का उत्थान हो रहा है। अब इसीलिए देखिए कि देश में चुनाव हो रहा है, तो ये देश का जो चुनाव है ये इस बात का प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रमाण है कि उत्सव की तरह हो रहा है। इस बार उत्सव जैसा दिखाई दे रहा है। माने मोदी जी के आने से पहले ही उनकी जीत की खुशी मनाई जा रही है, ये कह रहे हैं। हाँ, इस बार देखिए चर्चा इस बात की हो ही नहीं रही कि सरकार किसकी बनेगी। सबको पता है सरकार मोदी जी की बनेगी। नहीं, लेकिन मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ। ये जो दल बदलुओं की सदस्यता खत्म करने का वादा कांग्रेस कर रही है, वो उसके पीछे तर्क ये देती है, और उत्तराखंड में कांग्रेस के कुछ नेता कहते भी हैं कि देखिए इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी थी हरीश रावत के समय, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिसके बाद इनको मुंह की खानी पड़ी थी। वो तो दल बदल का जो कानून है वो तो अब भी लागू होता है, नया क्या लाएंगे उसमें? सदस्यता तो वैसी चली जाती है अगर वो 1/3 से कम होते हैं तो वो तो नियम पहले से ही है। उत्तराखंड वाली घटना पर वैसे आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, उस समय देखिए जो बार बार ये लोग आपको उस पर घेरते हैं, बार बार। देखिए वो हमारा जो उसमें मनी बिल होता है जी, वित्त विधेयक, वो विधेयक पारित हो रहा था और उसमें कांग्रेस के लोगों ने स्वतः ही आकर अपनी सरकार के खिलाफ वोट डाल दिया। सरकार विधानसभा में गिर गई। तो उसमें जब विधायक से कोई जबरदस्ती तो वोट नहीं करवा सकता है,
वो भी चुने हुए विधायक हैं और एक से एक बड़े विजय बहुगुणा जी जैसे लोग उस समय थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अनेक पदों पर रहे हैं। तो उनसे कोई उनको कांग्रेस पार्टी में खामियां दिखती हैं, कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक वो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, उत्तराखंड राज्य के साथ जिस प्रकार से काम करना चाहिए नहीं कर रही थी, तो लोग स्वेच्छा से आ गए। नहीं, वो ये विपक्षी ये कहते हैं ना कि या तो आप सीबीआई और ईडी के डर से उनको अपनी तरफ कर लेते हैं या फिर पैसे देके खरीद लेते हैं। ये सीबीआई ईडी आज की है क्या? ये कोई आज बनी है? आप बताइए मानव जी, ये तो बहुत पहले से तो कांग्रेस के समय की बनी हुई है सीबीआई। पर बोलते हैं मिसयूज अब ज्यादा हो रहा है। अब देखिए, जो गलत करेगा उनके खिलाफ अगर एजेंसियां कार्रवाई करेंगी तो क्या एजेंसियों को बंद कर दिया जाना चाहिए? इनके पास कहने के लिए नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा विहीन विपक्ष है इसमें। नहीं, वो ये कहते हैं कि देखिए चुनाव के समय ऐसी बेईमानी कर रही है बीजेपी, कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। चुनाव के समय देखिए ये कैसे कर रहे हैं, एकदम अति कर रखी है। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो चलेगी। चुनाव के समय में क्या करप्शन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, सबको खुली छूट दे दी जाए? मोदी जी ने तो पहले ही कहा है, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी कहते हैं परिवारवाद समाप्त करो, ये कहते हैं परिवारवाद का संरक्षण करो, परिवार को बचाओ, परिवार की ताजपोशी करवाओ। एक बार नहीं, कांग्रेस के राजकुमार को जो है, जहां मोदी जी देश में जो है चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, आदित्ययान का प्रक्षेपण सफल हो रहा है, हम वो चंद्रयान जो है चंद्रमा में जाकर स्थापित हो गया, और इनका जो है बार बार लॉन्चिंग ही चल रही है राजकुमार की। हाँ, बार बार लॉन्चिंग, असफल लॉन्चिंग, कितनी बार लॉन्च करते अब हैं। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी तो वॉशिंग मशीन ले आई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहती है देखिए भ्रष्टाचारी विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी है, उसको जब बीजेपी ले लेती है इस वॉशिंग मशीन में डाल के अपनी पार्टी में, तब वो साफ हो जाता है। और इसमें नाम गिनाते हैं बाकायदा, वो शुरू करें अशोक चौहान से लेके छगन भुजबल से लेके बहुत सारे नाम हैं, अजीत पवार से लेके, जिनको देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग बोलते थे। जो हमारे यहाँ एक परिपाटी है, हमारी पार्टी में आकर निश्चित रूप से जो भी आए होंगे उनको पार्टी की जो रीति नीति पद्धति है उस पद्धति में काम करना होगा। और 10 सालों में अगर मोदी जी की सरकार की आप बात करेंगे तो पहले के समय में रोज घपले घोटाले यही जो है अखबारों की सुर्खियां होते थे। पूरे देश ने देखा है कि पारदर्शिता से काम हो रहा है, देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, युवाओं के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है। पर कांग्रेस पार्टी कहती है हम सत्ता में आए तो इन सब लोगों के केस हम दोबारा खोल देंगे जो बीजेपी ने बंद कर दिए। देखिए, कांग्रेस का यही अहंकार है उनके अंदर, वो बदला लेने की बात करते हैं, व्यवस्था के साथ चलने की बात नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए। ईडी सीबीआई बार बार कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो इनके समय में ही बना हुआ है। पर ये कह रहे हैं कि आप लोग सीबीआई ईडी सिर्फ विपक्षियों के यहाँ भेजते हैं, और बात भी सही है, बीजेपी के किसी नेता के यहाँ सीबीआई ईडी नहीं जाती, 99% विपक्षियों के यहाँ जा रही है। नहीं, कोई ऐसा होगा तो जरूर जाएगी, अगर कहीं पर जो व्यवस्था है व्यवस्था के हिसाब से चलेगी, ऐसा नहीं होता। एक कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि हम सत्ता में आए तो हम बुलडोजर बंद कर देंगे। ये जो बुलडोजर आप लोग चलाते हैं ना, यूपी से शुरू हुआ था, फिर यहाँ भी आ गया और कई एमपी से लेके कई राज्यों में चला गया। आप सिर्फ एक धर्म के लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं और बांटने का काम करते हैं। देखिए, आज ये बुलडोजर है, अतिक्रमण है, इसको हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या अतिक्रमण जायज है? बिल्कुल नहीं मानव जी, आप बिल्कुल नहीं। हमने उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाया है, किसी को टारगेट करके नहीं किया है। उत्तराखंड में देखिए, सब एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे से रहते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, कहीं किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। सरकारी जमीनों पर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर उत्तराखंड में जो देवभूमि है, अनावश्यक रूप से कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं। क्या ये लैंड जिहाद है धामी जी? निश्चित रूप से लैंड जिहाद है ये। और क्या होता है ये लैंड जिहाद, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। इसमें देखिए, कहीं पर चादर लगा दी, कहीं पर 2 ईंट खड़ी कर दी, कुछ प्रतीक बना दिया, उसको हटाया गया, नीचे कुछ नहीं निकला कहीं। हमको तो मुस्लिम समाज के लोग भी मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ये काम अच्छा किया। और हमने पहले ही कहा कि भाई जहाँ पर भी कब्जा है, जहाँ भी अतिक्रमण है,
आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और स्वयं हटा दीजिए। बहुत जगह पर लोगों ने खुद ही हटा दिया। पर लेकिन कुछ जगह तो विरोध भी हुआ। हल्द्वानी में देखिए क्या हुआ था। हल्द्वानी की घटना देखिए, एक बहुत बड़ा सुनियोजित एक ऐसा प्रयास था कि उत्तराखंड जैसे राज्य में आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, मारपीट हो, दंगा हो, और एक साजिश थी वो। किसकी साजिश थी? साजिश क्या राजनीतिक साजिश थी या असामाजिक तत्वों की साजिश थी? जिन्होंने भी साजिश की है वो सारे के सारे अब पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और उत्तराखंड में इस प्रकार की चीज़ों का कोई भी जो है स्थान नहीं है यहाँ। ये तो बहुत शांतिपूर्ण राज्य है, और इसलिए हमने दंगा करने वालों के खिलाफ भी अब हम कानून ले आए हैं यहाँ। अब कोई दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी धर्म का हो, सबके लिए कानून सबके लिए समान है। इसीलिए तो हम समान नागरिक संहिता यहाँ लाए हैं। आप पर इसीलिए आरोप लगता है कि आप देवभूमि उत्तराखंड, जो कि हमेशा से शांत राज्य था, आप वहां बांटने का काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और भी कई राजनीतिक दल जो आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं आप यूसीसी ले आए, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आप लाने वाले हैं। यूसीसी देखिए, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। यूसीसी हमारी पार्टी का विधानसभा चुनाव 2022 का ये जनता के सामने रखा हुआ संकल्प है। इसमें उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया है, इसलिए हम यूसीसी लेकर आए हैं। हमने अपना वायदा निभाया है, हमने अपना संकल्प पूरा किया है। और हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे, हमने पहले ही रखा उत्तराखंड की जनता के सामने कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धाम है, आदि कैलाश है, मानस खंड है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये प्रदेश है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और प्रत्येक परिवार से, यहाँ कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के अंदर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए इस विशिष्ट राज्य में कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति विशेष का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आ रहा है। उत्तराखंड की जनता ने हमको इसमें मैंडेट दिया है। हमने कहा है समय के हिसाब से जो भी उत्तराखंड राज्य की जो यहाँ का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को यहाँ पर बरकरार रखना है। क्योंकि देवभूमि केवल देवभूमि तक ही सीमित नहीं है कि उत्तराखंड के लोग ही देखते हैं, पूरी दुनिया की नज़र देवभूमि पर होती है। उत्तराखंड के लोग कहीं जाते हैं, मैं भी विदेशों में भी गया, तो वहाँ जो लोगों का जैसे ही उनको पता लगता था कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो उनका भाव बदल जाता है मानव जी, देखने की दृष्टि बदल जाती है। तो आप भी मानेंगे कि देवभूमि का मूल स्वरूप तो बना रहना चाहिए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आपको लगता है आएगा? देखिए, जो भी राज्य के लिए जरूरी होगा हम उस पर काम करेंगे। मतलब जनसंख्या समस्या है इस राज्य में है। पिछले दिनों यहाँ पर काफ़ी तेजी से डेमोग्राफिक चेंज की ओर बढ़ा है राज्य, और उसको रोकना है। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ का मूल स्वरूप किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। देवभूमि के जो लोग हैं उनके हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये शांत प्रदेश है, यहाँ पर जो है जो व्यवस्थाएं हैं वो विधि के अनुसार चलनी चाहिए, भारत के संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। उसके लिए मैं मुख्य सेवक हूँ, जो भी मुझे करना होगा मैं करूँगा। मुख्य सेवक आपने बोलने की आदत डाल ली है, जैसे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक कहते हैं। नहीं, मैं पहले दिन से ही बोलता हूँ। अच्छा ओके। अरविंद केजरीवाल को जब से जेल में डाला गया है तब से एक बड़ी बहस चल रही है धामी जी। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं वो तो कर रही हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, पर वो भी अड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको उनका ये फैसला कैसा लगता है? क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? देखिए, अब चूंकि ये न्यायालय के भी संज्ञान में है, न्यायालय में भी इसमें लगातार बहस चल रही है, और एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं समझता हूँ कि ये व्यवहारिक नहीं होता है कि मुख्यमंत्री अगर जेल में है या किसी आरोप में है और बार बार आना होता है, जाना होता है। हम भी रोज़ काम करते हैं, मुख्यमंत्री को बहुत सारे मौखिक आदेश भी करने होते हैं, बहुत सारी मीटिंगें करनी होती हैं, तो ये जेल से व्यवहारिक नहीं है। बाकी तो जो आ चुके न्यायालय भी है, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अगर आप जेल में डालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप जानबूझकर हम पर दबाव डाल रहे हैं। देखिए, अगर कोई अपराध है, कोई आरोप है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी है,
अगर जांच चल रही है तो भारत की विधि व्यवस्था पर तो सभी को विश्वास करना चाहिए। विधि की व्यवस्था है, संविधान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं देश में आखिरी चुनाव है ये धामी जी, इसके बाद तानाशाही बिल्कुल रूस की तरह आ जाएगी, और वो पुतिन का उदाहरण देते हैं। क्या जवाब है आपको? मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुझे लगता है कि आयु भी उनकी काफ़ी होगी, तो उनको लगता होगा अपने हिसाब से उनके लिए। नहीं, सिर्फ खड़गे जी नहीं, सब कहते हैं, विपक्षी दल जितने भी हैं वो कहते हैं बस ये इसके बाद चुनाव नहीं होने वाला है, ये आखिरी चुनाव है। देखिए, जनता इस प्रकार का फैसला सुना रही है कि दूसरे लोगों के खड़े होने की अब ताकत ही नहीं रहेगी। एक तरफा समर्थन दे रहे हैं ना लोग मोदी जी को। अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री और आप सब जगह उठाते हैं, लेकिन विपक्षी कहते हैं परिवारवाद तो आपके यहाँ भी कितना सारा है। कितने सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पुत्र, अपने पुत्री, या खुद उनके पिता और माता राजनीति से आए हैं। मानक जी देखिए, ये कोई परिवारवाद नहीं है। वो अगर कोई सांसद बन गए, कोई विधायक बन गए, या किसी अन्य पद पर आ गए, तो ये कोई परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। वो एक स्थान पर खड़े होते हैं, एक स्थान पर जो है अपना काम करते हैं। परिवारवाद है जहाँ पूरी पार्टी एक परिवार से चलती है। जैसे अगर जम्मू कश्मीर से आप शुरू करेंगे तो फारूक अब्दुल्ला जी के बाद उनकी बेटे उमर अब्दुल्ला पार्टी चलाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद साहब के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती पार्टी चलाती है, जिनसे आपने गठबंधन किया था। ठीक है जी, गठबंधन किया था, गठबंधन आपके गठबंधन में भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं। आपके उदाहरण, आपकी परिभाषा से ही एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, चौटाला परिवार है, या आप मुंबई चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा उद्धव ठाकरे और उनके बेटे, वो तो आप ही के साथी थे। उसके बाद आप लालू प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप जी, राबड़ी जी, उनके बेटे तेजस्वी जी, और वहाँ चले जाइए तो डीएमके में अपने मारन जी, और वो केसीआर, सारे लोग आप देखेंगे तो इनके ये परिवारवाद ही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उससे पहले तो आप जानते ही हैं। वो कहते हैं इनको देख लो, जय शाह को देख लो, इनको देख लो, उनको देख लो, वो भी 20 नाम आपके पार्टी में गिना देते हैं। पार्टी चला रहा है क्या कोई पार्टी चला रहा है क्या? पार्टी तो एक सामान्य से व्यक्ति ही चला रहे हैं ना। नड्डा जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही चला रहे हैं। सामान्य परिवार से आए हैं, सामान्य व्यवस्था के तहत यहाँ तक पहुँचे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 1-2 चुनाव लड़ लिए हैं, और कुछ एक उन्होंने अपनी उपस्थिति भी कुछ जगह दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी का कुछ इस बार प्रभाव है इन 5 लोकसभा सीटों के चुनाव में उत्तराखंड में? नहीं, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई नहीं। आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी साफ हो चुकी है। कुछ आपने भी कर दी थी। आपने ही उनके बड़े बड़े नेताओं को ले लिया था। उत्तराखंड की जनता ने साफ कर दिया था 2022 के चुनाव में। उनके तो शायद प्रदेश अध्यक्ष ही आ गए थे इधर के जो थे उत्तराखंड के। कुशल कोठियाल जी, कर्नल साहब, उनको लगा कि मैं जो सोचकर वहां गया था उसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं। इसीलिए तो आप पर आरोप लगता है कि आप सबको अपनी तरफ ले लेते हैं। देश के इतने बड़े सैनिक रहे हैं, वो तो कोई व्यवसाय भी नहीं करते, कोई काम भी नहीं करते कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाए कि साहब उनकी भी कोई दबाव कर दिया होगा, कोई कर दिया होगा। उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि मैं जो सोच कर गया था उसके विपरीत वहाँ पर होता है। अब हरीश रावत जी, वो भी ऐसा लगता है कि सिर्फ हरिद्वार तक उन्होंने खुद को सीमित कर लिया है, क्योंकि उनके पुत्र वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आलसी हो गई है, जीत सकती है लेकिन जीतने की कोशिश नहीं कर रही है। उनकी बातें सुनकर कहीं हम ये तो ना समझें कि वो भी बीजेपी में आने वाले हैं धामी जी? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी बहुत अनुभवी नेता हैं। लंबा एक उनका अनुभव रहा है, देश का भी, प्रदेश का भी। वो आज के जो हालात हैं, वर्तमान हालत में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति हो गई है, जो उनको आगे चलकर परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा होगा कि परिणाम जो आने वाला है, पहले से ही वो कार्यकर्ताओं को अपने सचेत कर रहे हैं। कैसे आदमी है हरीश रावत जी? कैसे संबंध है आपके उनसे? नहीं, मेरे देखिए, उनको तो हरा के हटा के आप सत्ता में आए थे। बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा उनके पास जाता भी हूँ, और वो भी मेरे से बात करते हैं जब भी। और बहुत समय पर ऐसा होता है, दल अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उनके सुझाव भी हैं, जो उनके अनुभव हैं, उनसे भी हम लोग सीखते भी हैं, लाभ भी लेते हैं उससे। इस बार उनका पुत्र चुनाव जीत पाएगा लगता है आपको? हरिद्वार की सीट पर वो कुछ कर पाएंगे? उत्तराखंड में 5 सीटें भाजपा जीतेगी, और बड़े मार्जिन से जीतेगी।
बाकी जो सीटें हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? सभी सीटें नैनीताल जैसे 5, हाँ है। बताइए। अभी आप जहाँ बैठे हैं नैनीताल लोकसभा है। कल मैं जहाँ था पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा क्षेत्र था, वहाँ हम जीतेंगे। हरिद्वार में जीतेंगे, टिहरी में जीतेंगे, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। अल्मोड़ा में अजय टमटा और प्रदीप टमटा, टमटा वर्सेस टमटा लड़ाई है। देखिए बहुत चर्चा हो रही है इस लड़ाई की। इस बार लड़ाई ज़्यादा कैंडिडेटों में नहीं है, इस बार लड़ाई है, जनता खुद लड़ाई लड़ रही है मोदी जी को बनाने के लिए। अच्छा, और पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी उतरे हैं, आपके नेता जो राज्यसभा में थे और पार्टी में दिल्ली में मीडिया संभालते हैं, वो बीजेपी का। बिल्कुल जीतेंगे जी। जीतेंगे वो? कैसी टक्कर है गणेश गोडियाल से? टक्कर कहीं नहीं है, इस बार जो है नहीं है। एक तरफा सीट है। और हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत सब जीतेंगे, जो कि मुख्यमंत्री थे पहले। भी जीतेंगे, अजय भट्ट जी भी जीतेंगे, अजय टमटा भी जीतेंगे, माला लक्ष्मी शाह भी जीतेंगे, अनिल बलूनी जी भी जीतेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत से कैसे संबंध है आपके? ये अच्छे संबंध हैं, हम लोग पार्टी में लंबे समय तक साथ में काम किया है, बचपन से ही, बाल्यकाल से त्रिवेंद्र जी और हम सब लोग साथ ही साथ काम करते रहे हैं और हमारे बड़े भाई जैसे हैं वो भी। और तीरथ सिंह रावत? तीरथ सिंह रावत जी और हमारे संबंध थोड़ा और ज़्यादा पहले से रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो विद्यार्थी परिषद में वो मेरे से पहले थे, मेरे सीनियर हैं, मेरे वरिष्ठ हैं। बहुत बार उन्होंने मैंने हमको बचपन में, मुझे एक बार मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता था। हाँ। तो तीरथ जी मेरे पैरोकार थे सब, इसलिए उनसे भी लगाव है सभी ओके। से। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आपसे पहले उनको सीएम बनाया गया था, जिसके बाद उनको 6 महीने में विधानसभा पहुंचना था, पर वो नहीं कर पाए, जिसके बाद आपको सीएम बनाया गया। आप उन्हें अनलकी मानते हैं, दुर्भाग्यशाली मानते हैं कि उनको सीएम बनने का मौका तो मिला, लेकिन नहीं, देश काल किस्मत। देखिए, देश काल परिस्थिति होती है और तीरथ जी का बहुत बड़ा योगदान इस पार्टी में रहा है और वो एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने कभी, देखे, वो 6 महीने रहे, 5 महीने रहे, लेकिन उनके मुंह से कभी उब भी नहीं निकला, कभी उन्होंने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। मैं इस बात का उनका कायल हूँ कि उन्होंने पार्टी का जो भी निर्णय। आपसे क्या कहा था उन्होंने जब आपको बनाया गया? कुछ कहा था उन्होंने? नहीं, उन्होंने बड़े भरे मन से मेरे को कहा कि नहीं, लंबे समय तक आपको काम करना है, अच्छा काम करिए। पूरा सपोर्ट दिया? पूरा सपोर्ट दिया। मैं हर समय, आज भी मतलब पार्टी में सामान्य तौर पे मिलना, बैठना, बात करना, परामर्श करना, ये हमारा सबका आपस में चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अवसर होता है, होली होती है, दिवाली होती है, कोई अन्य हमारे यहाँ पर कोई भी कोई ऐसा समय, त्यौहार कहिए, तो मैं हमेशा, दोस्ती कह सकते हैं, अच्छी मित्रता है उनसे। पर पारिवारिक संबंध है। पर उत्तराखंड में 4 महीने में 3-3 सीएम जो बदले गए, उससे क्या संदेश जाता है? अब देखिए, 4 सीएम नहीं बदले गए, 3 सीएम, 4 महीने में 3 सीएम। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, त्रिवेंद्र जी, फिर तीरथ जी आए, फिर त्रिवेंद्र आप जी 4 साल के लिए, 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद तीरथ जी आए थे, उसके बाद मैं आ गए। हाँ, तो 3 सीएम हो गए। तो 2 लोग बदले गए। अच्छा, 2 बदले गए। 2 बदले गए, हाँ। ओके। तो बदल गए, पार्टी की व्यवस्था है, उस समय में देश काल परिस्थिति के अनुरूप निर्णय पार्टी को करने पड़ते हैं। पार्टी तो जब पहली बार आपको सीएम बनाया गया था, तो कहाँ से फोन आया था? और आप तो एकदम चौंक गए थे या आपको उम्मीद थी कि ये होने वाला है? नहीं, मेरे को कोई फोन नहीं आया। अच्छा। हमारी पार्टी का ये बड़ा विशिष्ट एक वो है, कार्यशैली है, हाँ। कि किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि आपको सीएम बनाया जा रहा है। मैं तो विधानमंडल दल में गया और पीछे बैठा हुआ था। हाँ। और एकदम से जो है मेरे नाम की, आपको पता नहीं था उससे पहले? बिल्कुल नहीं पता था। बस आपको ये पता था कि नया मुख्यमंत्री चुनना है, ये सोच के गए कल थे। बुलाया गया था और अचानक बुलाया गया, 2 दिन में ये सब फैसला हुआ। तो मुझे कभी नहीं, मैं दिल्ली भी नहीं गया था, कहीं किसी से मिला भी नहीं था और मैंने अपने लिए किसी से कहा भी नहीं था कि मुझे कोई दायित्व चाहिए या मैं इस पद के लिए हूँ। तो क्यों आपको लगता है कि आप पर इतना भरोसा पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने जताया? मैं अपनी पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी हमारी पार्टी कभी भी कुछ बना सकती है। ये हमारी पार्टी में ही संभव है और कार्यकर्ता पर विश्वास भी होता है कि भाई उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो करेगा पूरा। ये हमारी एक पद्धति है, एक हमारे यहाँ का सोच विचार है कि वो लोग स्वयं आकलन करते हैं जो
हमारे ऊपर बैठे होते हैं कि कौन किस जगह पर कहाँ। आप यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे धामी जी। इससे कम उम्र में उत्तराखंड में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। ये बड़ी बात थी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, आपका नाम चुना गया, तो आपके अंदर खुशी थी या आपको दबाव महसूस हुआ कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं, खुशी जैसी बात तो मतलब कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि मेरे को एक जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो मेरे अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास बहुत गहरे तक था कि, और सामने चुनाव था, 6 महीने में चुनाव आने वाला था। और उस पर परंपरा की सरकार हर बार बदल जाती है। हाँ, मतलब अधिकांश लोगों को यही लग रहा था कि ये 6 महीने के लिए बना दिए गए हैं और इसके बाद ये भी एक्स चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। हाँ, मुझे मेरे कुछ मित्रों ने कहा भी, लेकिन मुझे भरोसा था उत्तराखंड की जनता पर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, कि उत्तराखंड की जनता दोबारा जरूर मौका देगी। और मेरे मन में सच बताऊं तो एक दिन भी कभी भी निराशा नहीं आई, कभी हताशा नहीं आई। और मैंने 6 महीने में पूरा अपना, मुझे लगा कि 6 महीने में से भी जो है मेरे पास 1-2 महीने तो बरसात के निकल जाएंगे, 4 महीने बचेंगे और 120 दिन है। इन 120 दिनों में मुझे पूरे राज्य में जाना है, अपने सरकार के काम भी करने हैं, लोगों के जनसंपर्क भी करना है और दूर दूर तक रीच बनानी है पार्टी की। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरना है, उनकी सरकार है ऐसा एहसास हो लोगों को, सबको। तो मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए और परिपाटी बदली और जबरदस्त आपने जीत हासिल की थी। इतिहास बदल गया, एक इतिहास बन गया यहाँ का। हाँ, लेकिन उसमें एक झटका आपको लगा, आप अपना चुनाव हार गए। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ वो? देखिए, मैं अब चूंकि जो भी जनता का फैसला होता है, कुछ समीकरण होते हैं, दूसरा मैं अपने क्षेत्र में आ भी नहीं पाया। हाँ, मैं मेरे लिए ये जरूरी नहीं था कि मैं व्यक्तिगत अपना चुनाव जीतूं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे लिए महत्वपूर्ण था पार्टी को जिताना, पार्टी जीते। और मैंने पूरे प्रदेश में गया। मैं अपने चुनाव में तो चुनाव के अंतिम दिन से एक दिन पहले, जिस दिन चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, वही एक दिन के लिए आया था। और तो आप मानते हैं कि एक तरह से आपने ये त्याग किया कि अपनी सीट पर जाने की बजाय आपने पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी ली और शायद उसी का नुकसान हो गया? नहीं, मेरा मिशन था कि मेरी पार्टी की सरकार बने और वो बन गई। लेकिन पार्टी ने आप पर फिर भी भरोसा दिखाया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कोई अगर मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री चुनाव हार जाए, प्रधानमंत्री जी फिर से आपको मौका दिया। मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का और सभी लोगों का, कि भाई उन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया। नहीं, इसका मतलब वो ये मानते थे ना कि पार्टी की जो राज्य में जीत हुई है, इसका बहुत बड़ा रोल आपका है इसमें, इसीलिए आपको दोबारा सीएम बनाया गया। मुझे एक दायित्व दिया गया था कि आपने चुनाव के समय पहले दायित्व दिया गया था और मुझे लगता है कि सबके आशीर्वाद से, विशेषकर प्रधानमंत्री जी पर लोगों का भरोसा था, इस राज्य के लोगों का जुड़ाव था। उनके बाद जितने भी उनके आने के बाद चुनाव हुए हैं, किसी भी चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने मतलब सब कुछ जिताया है, आपको जिताया है। नहीं, क्योंकि देखिए यूपी में केशव मौर्य के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो भी अपना चुनाव हार गए थे, डिप्टी सीएम थे, लेकिन पार्टी ने उनको भी बैक किया, उनको भी दोबारा डिप्टी सीएम बनाया और फिर उसी पद पर बैठाया। केशव जी ने भी राज्य के अंदर बहुत काम किया था, बहुत लगातार दौड़े थे पूरे राज्य के अंदर। उन्होंने चुनाव प्रचार की मुख्य कमान संभाली थी राज्य में। मैं जानता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं रहा हूँ, मैंने लखनऊ में पढ़ाई करी है, तो उत्तर प्रदेश के सारे जो भी वहाँ की राजनीति है, वहाँ के जो समीकरण हैं या जो वहाँ का एक परिवेश है, उसको मैं समझता हूँ। तो उनकी बड़ी भूमिका थी। हाँ, एकदम दोनों की कहानी एक जैसी लगती है, कम से कम इस मामले में। अब वो आपको राजनाथ सिंह का करीबी बताया जाता है कि राजनाथ सिंह के आप बड़े अच्छे संबंध हैं आपके, आप बड़े उनके फेवरेट, क्योंकि राजनाथ जी जब आए थे, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें धामी की तुलना उन्होंने धोनी से की थी और उन्होंने कहा था कि ये बहुत बढ़िया फिनिशर है और देख लेना, आखिर में जो बीजेपी को रन चाहिए चुनाव जीतने के लिए, वो ये बना के दिखाएंगे। देखिए, चूँकि मैं लखनऊ में पढ़ता था, रहता था, तो राजनाथ जी को हम लोगों ने बचपन से देखा है और हमेशा उन्होंने भी हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन किया है। और चुनाव के दौरान भी वो आए तो उन्होंने जनता के बीच में कहा, धोनी कहा था ना उन्होंने, धोनी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने कई सारी उपाधियां मुझे दी, धाकड़ बल्लेबाज की दी, धाकड़ बल्लेबाज, फिनिशर की दी। हाँ। एक बार उन्होंने कहा कि ये
फ्लावर नहीं है, फायर भी है धामी। तो उनका एक अनुभव है। पर आप फायर लगते नहीं है धामी जी, आप फ्लावर ही लगते हैं। नहीं नहीं, मैं जो भी काम पर हाँ, परफॉर्मेंस करने में आप फायर ही हैं। जैसे आपने चुनाव जिताया ना, वो फायर ही था। नहीं, मेरी पार्टी का जो भी काम है, मेरे राज्य का जो काम है, वो मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं उसको पूरे मनोयोग से करता हूँ। अब पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है क्योंकि यहाँ पर यूसीसी लागू हो गया, कॉमन सिविल कोड। थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को जो बाकी देश में देख रहे हैं कि इसमें क्या बदला है देश में, कौन कौन से कानून आपने मोटे तौर पे 5-7 बदलाव जो बड़े आए हैं वो कौन से बदलाव आए यूसीसी में? जी देखिए, यूसीसी लागू होने के बाद एक तो जो बहुत कुरीतियाँ महिलाओं के साथ, हमारे विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के लिए जो हलाला है, इद्दत है, ऐसी जो कुरीतियाँ हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और उनको अभी आत्मबल बढ़ेगा, महिला सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। और बच्चे जो लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों के भविष्य के लिए भी जो है, चूँकि उसकी भविष्य भी उनका सुरक्षित होगा। जो आपस में रहते हैं, हमने इसमें प्रावधान किया है कि कम से कम उनके माता पिता को लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की जानकारी हो, क्योंकि कई बार उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं, जानकारी होनी चाहिए। केवल इसलिए कि बहुत बार साथ में रहते रहते कई बार संबंध अभी अच्छे होते हैं, कुछ सालों में ख़राब हो जाते हैं। बहुत जगह ऐसी घटनाएं आई हैं कि मारपीट हो जाती है, मारपीट के बाद हत्या तक की नौबत आई है, सूटकेसों में उनके डेड बॉडी मिली हैं। तो ये अनहोनी होने के बाद माँ बाप के सामने बहुत समस्या हो जाती है, जीवन भर रोने के अलावा कुछ नहीं बचता कि बच्चे, बेटे बेटियाँ इस तरह से हो जाए। तो हमने उसका भी प्रावधान किया है। केवल इसके पीछे कोई ये नहीं है, बहुत लोगों ने इसमें भी संदेह किया कि ये कहीं निजता को भंग कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें आई, लेकिन हमारा वो हेतु नहीं था। हमारा हेतु केवल इतना था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता थी। हमने सुरक्षा का ध्यान किया। वसीयत से लेके जो संपत्ति के बंटवारे हैं उसमें बुजुर्ग वर्ग का भी ध्यान किया गया है और इसमें पुरुष वर्ग का भी ध्यान है। पुरुष वर्ग की, मतलब इसमें आपने सबको बराबर किया है जी, किसी को टारगेट नहीं किया है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो व्यवस्था है उसी के तहत हमने काम किया है। उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार कहा है, केशव भारती केस हो, सायरा बानू केस हो, राज्यों को, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें सरकारों को समय समय पर कहा है कि अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करें। तो आपने कर दिया लागू, अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया है? माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमको स्वीकृति दे दी है, तो उसके लिए जो जरूरी जो कार्रवाई है, जो एक्ट को लागू करने के लिए होता है, उसके लिए हमने कमेटी बनाई हुई है। और कमेटी काम कर रही है। तो कब तक आपको लगता है राज्य में शुरू हो जाएगा? बस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कमेटी को कुछ ज़रूरी काम भी करने हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम चीज़ों के लिए उनकी व्यवस्थाएं बनानी, वो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, सबका आकलन किया जा रहा है। लागू होने के बाद जो भी लोगों की थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। ओके धामी जी, उत्तराखंड से हर एक परिवार से कोई ना कोई सदस्य सेना में है, इसीलिए यहाँ पर देश की रक्षा, फौज, इसको बहुत माना जाता है। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आपने पुलवामा हमले का 2019 के चुनाव में इस्तेमाल किया और एक बार फिर से आप बिपिन रावत के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बिपिन रावत उत्तराखंड से ही आते हैं। पहले सीडीएस बने थे, वो आर्मी चीफ थे उससे पहले। आपने चुनाव में एक बार फिर से बिपिन रावत का नाम घसीट लिया है, सिर्फ वोट बुलाने के लिए। नहीं, वोट जैसी कोई बात नहीं। देखिए, बिपिन रावत पूरे उत्तराखंड के नहीं, पूरे देश के गौरव थे और उनका जो शौर्य, पराक्रम, जो उनके अंदर साहस था, जिस प्रकार से भारत की सेना को उन्होंने एक हौसला दिया था, भारत की सेना को काम करने के लिए नई पद्धति दी थी, वो अपने आप में देशवासियों के लिए भी गौरव है, उत्तराखंड वासियों के लिए तो विशेष रूप से है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने उनके ऐसे ऐसे संबोधन किए थे कि मैं उसको कहने में भी थोड़ा मुझे संकोच होता है कि जब वो आर्मी चीफ थे, उनके सांसद ने, वो संदीप दीक्षित उनके सांसद थे दिल्ली से उस समय, उन्होंने बहुत मतलब तुच्छ शब्दों का जो है प्रयोग किया था, गली के गुंडे हैं, ये है, वो है। तो हर एक जो राष्ट्रभक्त है, जो हर एक उत्तराखंडी है या देश का जो भी सेना को जानता है, क्योंकि सेना हमेशा से हमारी साहसी रही है, पराक्रम की रही है, तो सेना के लिए ऐसे अपशब्द कहना, सीडीएस के लिए ऐसे अपशब्द कहना,
तो इसीलिए आप इस बार चुनाव में लोगों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सेना का और उत्तराखंड के पुत्र का जो कि आर्मी चीफ और सीडीएस बना उसका सम्मान नहीं करती है। ये लोगों को स्वयं ही पता है, सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सैनिकों का अपमान करती है। 40 सालों तक देश के अंदर जो सैनिक मांग करते रहे 1 रैंक और 1 पेंशन लागू होनी चाहिए, इन्होंने लागू नहीं करी। इन्होंने सेना को अच्छे उपकरण नहीं दिए। वो कहते हैं कि आपने सेना के साथ गलत किया, अग्निपथ लाकर, अग्निपथ स्कीम में आप युवाओं के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय वो कर रहे हैं। केवल और केवल युवाओं को बरगलाने का काम हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम हो रहा है। यहाँ के युवा कहीं नहीं, यहाँ के सैनिक या सेना के लोग सब जो है अग्निपथ से खुश हैं। निश्चित स्कीम रूप से। देखिए, अग्निपथ चूंकि एक व्यवस्था बनाई गई है और देश के हित में बनाई गई। बाकी रक्षा मंत्री जी ने स्वयं उस पर अभी बयान दिया है कि अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो उसमें सुधार होगा, संशोधन करना होगा तो संशोधन करेंगे। धामी जी, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, छोटे छोटे सवाल होंगे, बहुत छोटे छोटे जवाब, जाना भी बस जल्दी से खत्म करते हैं। ओके, रैपिड फायर राउंड। धामी जी, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? मैं क्या मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है कि मोदी जी देश की आज़ादी के बाद बेस्ट से बेस्ट प्राइम। ओके, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? आप अपना नाम भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है तो। नहीं, वो बेस्ट चीफ मिनिस्टर भी मोदी जी। मोदी जी, वेरी गुड। उत्तराखंड का बेस्ट सीएम कौन रहा है? मैंने कहा था ना, ये फन राउंड होता है, इसमें गूगली भी आ सकती है, आप पास भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे बैट्समैन नहीं छोड़ देता है। मेरे से पहले वाले सभी बेस्ट हैं। ओके, यूपी का बेस्ट सीएम कौन रहा है? यूपी के बेस्ट सीएम तो अभी योगी जी। योगी जी हैं। देश का बेस्ट रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ जी। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री जो आपको पसंद आया हो आज तक? नहीं, सभी ने अच्छा काम किया। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। पहला शब्द जो आएगा। राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी क्या है? जो आप उनके बारे में जो भी सोचते हैं, पहला शब्द। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत बार मैं उनके बारे में अपनी धारणा बनाना चाहता था कि अब ये थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, लेकिन वो कभी ऐसा बयान दे देते हैं कि हर बार वो मैं ही गलत साबित हो जाता हूँ। ओके, नरेंद्र मोदी। मोदी जी, देखिए, आज हर देशवासी की एक उम्मीद है कि देश जहाँ है वहाँ से और आगे जाएगा। ओके, अजीत डोभाल, तो वो भी यहीं से आते हैं। वो एक कर्मयोगी हैं और बहुत देश को दुनिया में जो भारत का सुरक्षा है, रक्षा है, कूटनीतिक संबंध है, उसको उन्होंने देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से व्यवस्थित किया है उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की। बिपिन रावत। बिपिन रावत जी के बारे में यही है कि भाई बिपिन रावत जी पहले सीडीएस थे, जाबाज थे, दिलदार थे और मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे बहुत था और हमेशा जब मिलते थे तो जिंदा दिल इंसान थे। उनका संपूर्ण जीवन जो है भारत की सेवा में ही लगा। योगी आदित्यनाथ। योगी जी बुलडोजर बाबा कहते हैं कुछ लोगों ने। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने बहुत काम किए हैं। उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था आज स्थापित हुई है वो योगी जी के कालखंड में ही स्थापित हुई। उससे गुंडे माफियाओं का राज हुआ करता था, हत्याएं, रोज लूट, रंगदारी, ये वहाँ पर अंदर तक घुस गया। ओके, लास्ट टू, आखिरी दो। हरीश रावत। हरीश रावत जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं और एक लंबा अनुभव उनका है। ओके, आखिरी सवाल, पुष्कर सिंह धामी। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। मुख्य सेवक। मुख्य सेवक के रूप में मैं जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिली है मैं उसको पूरे, जो भी मेरी क्षमता है, योग्यता है, जितने मेरे अंदर जो भी सामर्थ्य है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं उसका एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए लगाऊंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रोत्साहन से, या मैं ये भी कहूं कि उनके मार्गदर्शन में जो भी मैं काम कर पा रहा हूं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है।
धामी जी, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ ये चाय वाला इंटरव्यू करने में। चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जवाबों के लिए भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए बहुत